एक लड़की है जिसकी शादी को 5 साल का वक्त गुजर चुका है। अचानक एक दिन लड़की अपने पापा पर कॉल कर कर कहती है कि पापा आप मुझे मेरे ससुराल से बुलवा लीजिए, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। ये सवाल बहुत चौंका देने वाला है। ये घटना कोई मेरी पढ़ी हुई या सुनी हुई नहीं है, ये मेरी खुद की देखी हुई है। ये केस मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो कि हमारे खुद के मोहल्ले का है। मैं रहता हूँ जिला बुलंदशहर के अंदर। ये केस वहीं का है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इसी केस के ऊपर पूरी तरीके से नजर डालेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं शाद टॉक्स। एक लड़की है जिसकी शादी को 5 साल का वक्त गुजर चुका है। इस पर एक बेटा है जो कि अभी 3.5 या 4 साल का हो चुका है। लड़की अपने ससुराल में जैसी भी रह रही थी वो रह रही थी, लेकिन वो किसी से भी ससुराल के बारे में शिकायत नहीं करती है। उसके ससुर साहब का लकड़ी के ठेकेदार होते हैं वो, और उसका दूल्हा भी किसी न किसी काम में होता है। एक दिन अचानक लड़की घर पर फोन करती है। फोन उसके पिताजी ने उठाया होता है। वो उनसे कहती है कि पिताजी आप मुझे यहाँ से बुलवा लीजिए, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। पिताजी इस बात को थोड़े ढीले उसमें ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से कहते हैं, यानी उस लड़की के भाई से, कि जाओ और अपनी बहन को वहां से ले आओ। वो थोड़ा दिन यहाँ रहेगी तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा और उसका मन भी हल्का हो जाएगा। लड़का इस बात को घुमा देता है, वो काम में व्यस्त होता है। तो 3 दिन बाद में ससुराल वालों की तरफ से उन पर एक खबर आती है कि जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पर एक मसला हो गया है। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब लड़के वहां पर पहुंचते हैं, यानी उस लड़की के भाई, तो वो उस लड़की को उस कमरे के अंदर 1-1 इंची की 2 किलो के ऊपर दुपट्टे से बंधा हुआ नीचे लटका हुआ पाते हैं, जिसमें उस लड़की के पैर जमीन से टच हो रहे होते हैं, यानी कि पैर भी नहीं, मुड़कर घुटने जमीन से लग रहे होते हैं। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन बच्चे से बच्चा आदमी भी ये सोच सकता है कि 1 इंच की कील पर आखिर एक आदमी या एक लड़की का वजन कैसे वो कीलें उठा सकती हैं, और जब उसके पैर ही जमीन तक आ रहे होंगे तो उसको फांसी कैसे लग सकती है। ससुराल वाले इस लड़की को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं और ड्रामा करते हैं सुसाइड का। ये बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। जब पूरा मोहल्ला और पूरी रिश्तेदारी मिलकर लड़की की ससुराल पहुंचती है, लड़की का ये हाल देखती है, तो सबकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। वहीं ससुराल वालों की तरफ से बहुत गंदे गंदे अपशब्द लड़के वालों के लिए बोले जाते हैं, और ना ही उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, बल्कि उनको दफनाने की तैयारियां चालू कर दी जाती हैं। इतने में ही इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ ये आता है कि देखिए, मैं आपको सारी बातें खुलकर बताऊंगा एकदम स्पष्ट तरीके से। हमारे जो चचा के लड़के होते हैं वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। चचा के लड़कों की किसी से झड़प होती है, जो कि उस लड़की के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। कहते हैं ये लड़की बदचलन थी, ये लड़की अच्छी नहीं थी, ऐसा वैसा अगड़म झगड़म। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वहां पर हाथापाई हो जाती है। हाथापाई के दौरान पापा उनसे, मेरे खुद के फादर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पापा उनसे कहते हैं कि यहाँ पर अपने इलाके की जितनी भी लेडीज हैं उन सबसे कह दो कि यहाँ से घर चली जाए, यहाँ पर लड़ाई या झगड़ा होना तय है। उतने में ही ये वाला केस हो जाता है और आपस में मारपीट हो जाती है। मारपीट के दौरान हमारे बड़े पापा, यानी कि हमारे पापा के जो भाई हैं बड़े, उनको थोड़ा सा पीट दिया जाता है। ये बात हमारे पापा को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है कि हमारे मोहल्ले की ही लड़की को मारा इतनी बेरहमी से, और उल्टा पीटा भी हमारे ही आदमियों को। इस बात को पापा इतना सीरियस ले लेते हैं कि उनकी जिंदगी खराब करने के लिए ये सीरियस लेना ही काफी होता है। अब लड़की के जो पीहर वाले होते हैं, यानी जो उनका भाई और पिताजी है जिन पर लड़की कॉल करती है, वो थोड़े पैसे से अच्छे खासे होते हैं, खाते पीते होते हैं, उनके काम धंधे बहुत अच्छे होते हैं। यहीं से उन ससुराल वालों के दिन उल्टे चालू हो जाते हैं। हालांकि ये बात फैसले से भी निबट सकती थी, जो कि बड़े बड़े लोग करते हैं हमारे घरों के अंदर। लड़की वाले
अपनी गलती फिर भी वो लोग इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे, केस वेस से बचे। आम आदमी केस वगैरह पुलिस के झंझटों से दूर रहना चाहता है, लेकिन ये बात लड़के वालों को कुछ हज़म नहीं हो रही थी। वो अपनी बदमाशी दिखा रहे थे। वो अपना अभी भी वो लोग इसी उसमें थे कि हमारी इन पर चल जाएगी। वो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं अलग-अलग तरीके से। लेकिन अब कहानी के अंदर पूरा मोड़ आ चुका है। इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब लड़की की जो पूरी तरीके से छानबीन होती है वो पुलिस के द्वारा निकाली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लड़की को मारा गया है, लड़की ने फांसी नहीं लगाई है, लेकिन लड़की की मौत दम घुटने से ही हुई है। सभी लोग ये बात को सुनकर हैरान थे कि आखिर इसके अलावा दम घुटने से और कैसे मौत हो सकती है। जिन परिजनों ने उनको नहलाया था वो बता रहे थे कि लड़की के गर्दन पर एक निशान था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही निशान बता रही थी कि लड़की का यहाँ ही से गला घुटने से उसकी मौत हुई है। जब पुलिस के द्वारा पूछताछ हुई और थोड़ा दबाव बनाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर है, तब उनके घर वालों ने ये बात ठानी कि हमने दहेज के लिए इस लड़की से बहुत कहा था, हमें दहेज में वो चीज़ें नहीं मिली थी जो हमें मिलनी चाहिए थी। आखिर आप लोग सोचिए कि 5 साल लड़के की शादी को हो चुके हैं, उनका 3.5 साल का एक बच्चा भी है, और इस घटना को अंजाम देना कितनी दुखी की बात है। लड़की वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब लड़के वालों पर पुलिस कार्रवाई करती है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत 1 साल गुजर चुकी होती है। इस केस में दबाव बनाया जाता है बहुत ज़्यादा लड़की वालों के ऊपर। जगह-जगह के बदमाशों से कॉल कराई जाती हैं, जगह-जगह के और बड़े-बड़े लोगों से कॉल कराई जाती हैं कि इस केस से पीछे हट जाओ, अपना केस वापस ले लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा ना होगा, तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे पापा और लड़की वाले डटे रहते हैं। अच्छा, लड़की वाले बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, और हमारे पापा थोड़ा-सा इस मामले में रहते हैं, बचपन से उन्हें शौक है थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह का, तो वो सारे काम हमारे पापा ही उस इस केस में कराते हैं। अब जब तारीख पड़ती हैं, तो तारीख के वक़्त भी उनको डराया-धमकाया जाता है। कोर्ट के अंदर जाते वक़्त भी लोग उन्हें रोक लेते हैं और धमकाते हैं। अलग-अलग तरीके से उन पर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मालदार घर से होते हैं। अब सारी बात यहीं पर आकर टिकती है कि आखिर इंसाफ से हम लोग पीछे क्यों हटे। हम लोग भी मर जाएं कोई गम नहीं, लेकिन हम अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। इस बात पर उनका एक भाई होता है और हमारे पापा, ये सभी लोग, ये दोनों के दोनों इस केस के आखिर तक डटे रहते हैं। हमारे पापा के पास ऑफर आते हैं कि आप इस केस से अलग हट जाएं, या आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ऑफर ये आता है कि हम आपको एक 100 गज का प्लॉट देंगे, उसे बना कर देंगे, और उसके साथ ऐसा आप लोग करना, ऐसा करना, बस आपको इस केस से पीछे हट जाना है। लेकिन कसम खुदा की हमारे पापा इस चीज़ को बिल्कुल इनकार कर देते हैं और सरासर लफ्ज़ों में उसको मना कर देते हैं। अब आप लोग लगाइए अंदाज़ा कि आखिर ऐसे भी लोग हैं इस ज़माने में। मैं अपने पिताजी की बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन वो इस बात के काबिल हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूँ। इस बीच जब 10 साल का वक्त गुजर जाता है इस केस को लड़ते-लड़ते, तब जाकर इस केस को एक बहुत अच्छा रुख मिलता है। कोर्ट उन तीनों के तीनों लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें लड़की की सास, लड़के के ससुर और खुद लड़का। लड़की के ससुर और लड़की का जो दूल्हा होता है, ये 3 जने गिरफ्तार होते हैं, और उसमें फिर चौथी जो होती है उस लड़की की नंद भी होती है, यानी कि ससुराल की तरफ से। लेकिन नंद की जो जमानत है वो हो जाती है। बहरहाल इन दोनों की भी जमानत हो जाती है। मुजरिम होता है लड़का। आखिर लड़के के सामने ही ये सारे काम हुए होते हैं और लड़के ने ही इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया होता है। इन जलीलों ने, इन ख्वारों ने इस कदर बेरहमी से इस लड़की का कत्ल किया हुआ होता है कि लड़की का सर पकड़कर ये लोग बेड के सिरयाने के अंदर
जो मतलब बैट का जो पल्ला होता है उसको उठाकर उसके अंदर उसकी गर्दन फंसाकर और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। लड़की का इतनी मुश्किलात से दम निकलता है। आप लोग इस घटना को सुनकर बहुत ज़्यादा आपको हैरत हुई होगी। ये चंद लाइनों की कहानी, ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, ये मेरी आंखों देखी दास्तान है। बाखुदा जब मैं इस दौर को, इस दिनों को सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर था। थोड़ी बहुत दहेज में ऊंच नीच सबके साथ चलती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपकी नहीं बन रही, आपको लग रहा है कि मैं इसके साथ खुश ना रह पाऊंगा, और ये बात होती है 5 साल बाद शादी के। शादी का ड्रामा तो 2 4 6 महीने खींच कर 1 साल में ही होना चालू हो जाता है, लेकिन ये लोग 5 साल एक साथ बिताने के बाद में ये लोग इतनी गंदी हरकत करते हैं इस लड़की के साथ। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आप भी कभी किसी से शादी करेंगे ज़रूर, अगर आप लड़के हैं तो अपनी घरवाली को दहेज की नज़र से कभी मत देखना, कभी भी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग दहेज लेना ही बंद कर दें। मेरी खुद की ये तमन्ना रहती है, मेरी लाइफ में बहुत सारे ख्वाब हैं, मैं सोचता हूँ अगर मेरा कोई भी ख्वाब पूरा ना हुआ तो मैं ये एक अपना जो मेरा सपना है उसे पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है, दहेज ना लेना। मेरे मेरे खुद का पर्सनल ये एक ख्वाब है जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, दहेज ना लेना। क्योंकि ये दहेज बहुत सारी बीमारियों की आज के वक्त में जड़ बन चुका है। लड़कियां खुश नहीं है अपने घरों में, क्योंकि उनको ताने मिलते हैं उनकी चीज़ों को भी लेकर। माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं एक बेटी को दहेज देने के लिए। इस दहेज के चक्कर में ये मर्डर होता है, और बताइए एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब होती है, जिसमें उससे उसकी माँ का उससे साया छीन लिया जाता है, और एक बेचारी लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है जो सारी 27-28 साल की होती है। आखिर ऐसे लोग समाज के अंदर क्यों रह रहे हैं? उनको तो इस दुनिया से चले जाना चाहिए, मेरा तो मानना ये है, या उनको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तो आज की ये छोटी सी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कल मैं थोड़ा सा बिजी था और मुझे आज भी कंटेंट देखने का मौका नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ये मैं कहानी शेयर करूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने कुछ ना कुछ इससे भी सीखा होगा। तो मैं मोहम्मद शाद विदा लेता हूँ आपसे आज की कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपना और अपने आसपास सभी का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आने वाला है, इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा जल्दी, उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखेंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।